हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नबुक क्लासेज में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की क्लास में हम लोग सीडीपी के कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन आपके फरवरी 2015 में पूछे गए 1 to 5 वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सीडीपी के 30 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके फरवरी 2015 में 1 to 5 में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे बेसिक से यूज करेंगे, ऐसे मेथड यूज करेंगे, हम लोग ऐसे ट्रिक यूज करेंगे जिससे कि आपके एग्जाम में समय बचेगा और आप राइट आंसर लगा पाएंगे। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें मतलब कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो संवेगात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश और कक्षा कक्ष का अधिकारवादी प्रवेश। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा संवेगात्मक विकास का सर्वाधिक उपयुक्त आपका उपयुक्त है। ठीक है, इसमें कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए, जो कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश है ना, ये क्या है, संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन नहीं है। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है कौन सा इसमें रचनात्मक आकलन नहीं है। देखिए, जब भी आपके क्वेश्चन में नहीं वाले आए ना, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया है कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपके पॉजिटिव वाले होते हैं, यानी सही होते हैं, लेकिन उसको हम गलत करेंगे। क्यों गलत करेंगे? क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है। और जो निगेटिव एक ऑप्शन होगा उसको हम सही करेंगे, इसलिए सही करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमसे नहीं पूछा गया है। ठीक है, देखिए, खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। देखिए, रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है, तो इसमें देखिए आपका जो डी ऑप्शन है ये क्या है कि विद्यार्थियों की योग्यता का क्रम निर्धारित करना। इसमें क्या बात हो रही है कि आप विद्यार्थियों की क्रम की योग्यता को निर्धारित कर रहे हैं, तो ये आपका निगेटिव है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, समूह गतिविधियों के बजाय वैयक्तिक अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न यानी व्यवधान की अनदेखी करना और प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। देखिए, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने का महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या करेंगे, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहने का मतलब ये है कि आप उस पर नजर रखेंगे, प्रत्येक बच्चे पर आप नजर रखेंगे कि बच्चा क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए, यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है। बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चों को स्वीकार करना और अध्यापक का सकारात्मक रुख। देखिए, यहाँ पे अध्यापकों के अनुसार कार्य करना ये आपका निगेटिव पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे ये आपका ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पे पूछा है नहीं है, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। देखिए, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, आप विद्यालय में या कक्षा में जो भी कार्य करेंगे वो बच्चों के अनुसार करेंगे, न कि अध्यापकों के अनुसार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। देखिए, पूछा जा रहा है कि लड़कों और लड़कियों के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं और इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए और लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। देखिए, लड़कों को घर के बाहर काम करने में सहायता करनी चाहिए। देखिए, ये आपका सही, लेकिन आप गलत करेंगे। क्यों करेंगे?
इसलिए करेंगे क्योंकि जो लड़के होते हैं केवल घर के बाहर का काम नहीं करेंगे, घर के अंदर के भी काम कर सकते हैं। ठीक है, लड़कों के घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है कि लड़कों को घर के काम को भी करना चाहिए। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। देखिए ये आपका ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे रूढ़िवादिता की बात कही जा रही है कि लड़के विज्ञान ही पढ़ सकते हैं और लड़कियां गृह विज्ञान। ठीक है, लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। देखिए कोई जरूरी नहीं कि लड़कियों को केवल घर में ही काम करना चाहिए, बाहर भी काम करना चाहिए। इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन गलत है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही है कि लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार के बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। देखिए, अधिगम में असुविधा, अधिगम में अशक्तता, अधिगम में कठिनाई और अधिगम में समस्या। देखिए, एक बच्चा है कॉपी में लिखने में क्या करता है? विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां करता है। ठीक है, तो इस बच्चे में कौन सा लक्षण? देखिए, अधिगम में असुविधा भी है आपका, लेकिन यहाँ पे अधिगम में कठिनाई, अधिगम में समस्या, अधिगम में अशक्तता। देखिए यहाँ पे सभी ऑप्शन सही है, लेकिन बी ऑप्शन जो है ये बेस्ट आंसर है। क्यों बेस्ट आंसर है? क्योंकि अधिगम में अशक्तता में ही ये तीनों ऑप्शन आपके आ जाएंगे। अधिगम में असुविधा, अधिगम में कठिनाई और अधिगम में समस्या, ये क्या है? अधिगम में अशक्तता के ही रूप है। तो इसलिए यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, शिक्षार्थियों को ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? देखिए, सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर, और शिक्षार्थी को सक्रिय भागीदारिता के लिए शामिल करना, और शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। देखिए, पूछा जा रहा है कि विद्यार्थियों के जो ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो देखिए, आप क्या करेंगे कि शिक्षार्थी का उसका जो सक्रिय सहभागिता को शामिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा कि शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? देखिए, पूछा जा रहा है कि एक अध्यापक के दृष्टिकोण से जो प्रतिभाशाली है किसका संयोजन है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता, या उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता या उच्च क्षमता, या उच्च योग्यता, उच्च क्षमता और उच्च वचनबद्धता, या उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता या उच्च स्मरण शक्ति। देखिए, जब भी अध्यापक के दृष्टिकोण से आप प्रतिभाशीलता का संयोजन करेंगे ना, तो आप क्या करेंगे कि पहले उच्च योग्यता को रखेंगे। क्या करेंगे? उच्च योग्यता को रखेंगे। उसके बाद क्या रखेंगे? उच्च सृजनात्मकता। ठीक है, आप उच्च योग्यता रखेंगे, उच्च सृजनात्मकता रखेंगे और उच्च वचनबद्धता रखेंगे। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, इसका सीक्वेंस आप लोग लिख लीजिएगा। क्या करिएगा? लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। देखिए, एनसीएफ के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती है। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है कि आप विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करेंगे। ये आपका निगेटिव है। ठीक है, आप एक अध्यापक के तौर पर आप बच्चों को डांटने का काम भी नहीं करेंगे। ये एनसीएफ नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखा जाए। देखिए, ये बच्चों के विचारों की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों के पहचाने में सहायता करती है। देखिए, यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही है, क्योंकि क्या करेंगे? आप बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि करेंगे, उपलब्ध कराएंगे और समाधानों को पहचानने में क्या करेंगे? सहायता करेंगे। डी ऑप्शन आपका कि ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के आधार पर उपलब्ध कराती है, ये भी आपका गलत है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स यह चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूलन चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन से, अपसारी चिंतन से, अभिसारी चिंतन से। देखिए, जब भी चिंतन की बात आए तो यह अपसारी में जाएगा, जब भी चिंतन की बात आए यह अपसारी में जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करिएगा? जब भी चिंतन की बात हो, संज्ञानात्मकता की बात हो, सृजनात्मकता की बात हो, कल्पना की बात हो, तो उसका जो संबंध होता है वो अपसारी चिंतन से होता है। किससे होता है? अपसारी चिंतन से होता है। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो यह क्या है? आपके अपसारी चिंतन से क्या है? आधारित, मतलब
संबंधित है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। देखिए, कहा जा रहा है कि एक शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा जो विद्यार्थियों का आकलन है, इसके अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। देखिए, ये गलत है कि आप विद्यार्थियों के आकलन के लिए, उसको विकसित करने के लिए आप देखेंगे कि बच्चा कक्षा में सबसे उच्चतर प्रोन्नत कौन है, तो ये गलत बात है। ठीक है, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के अवस्था के अनुकूल नहीं है। देखिए, ये भी बात गलत है कि आप उन विद्यालयों को उन्नत नहीं करेंगे जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। ठीक है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। देखिए, ये बात आपके सही है। आप क्या करेंगे कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार क्या करेंगे, आप अपने शिक्षण अधिगम में या शिक्षण में क्या करेंगे, परिवर्तन लाएंगे। ठीक है, कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के लिए समूह बनाएंगे। ये भी बात गलत है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए अलग कक्षाएं करेंगे और जो कमजोर बालक है उनके लिए आप एक अलग कक्षाएं की व्यवस्था करेंगे। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्यों सही है? क्योंकि आप विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार क्या करेंगे, उनके उपागम में, शिक्षण उपागम में परिवर्तन लाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता। देखिए, नहीं बनाता है पूछा गया है, तो आप लोग क्या करेंगे, वही ट्रिक अपनाएं। कौन सा ट्रिक? जो मैंने आपको बताया है कि 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में आपके 3 ऑप्शन पॉजिटिव होते हैं, एक निगेटिव होता है, और जो ऑप्शन निगेटिव होता है वही हमारा आंसर होता है। जो ऑप्शन निगेटिव होता है वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें जरूर। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। ठीक है, देखिए, विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति करना। देखिए, पहला ही ऑप्शन आपका गलत है कि केवल याद करने की बात कहा जा रहा है, तो ये आपका निगेटिव है। तो मैंने जब भी कहा था नहीं वाले क्वेश्चन में निगेटिव है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्यों ना? ये पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हुआ। देखिए, और ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना सही बात है, इसलिए गलत होगा। प्रकरण पर परिचर्चा और बात करना, ये भी सही है, गलत होगा। प्रकरण प्रस्तुतिकरण, ये भी सही है, इसलिए गलत होगा। आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पे रोट लर्निंग के बारे में बात कही जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। देखिए, जो बच्चे होते हैं उनके शाब्दिक और गैर शाब्दिक जो दंड देने का परिणाम क्या होता है। ठीक है, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, ऐसी तो बात है नहीं। कि बच्चों की छवि की सुरक्षा करना, ये भी नहीं है। उनके अंकों में सुधार करना, ये भी नहीं। उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। देखिए, सही बात है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि बात हो रही है शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड देने का मतलब ये है कि आप उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। देखिए, पूछा जा रहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो अवधि है, इस दौरान भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक समूह स्वीकार है। कौन सा समूह वो स्वीकार है? तो देखिए, यहाँ पे आपका सही होगा माता पिता एवं भाई बहन। आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उनके स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम और प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है कि विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु आप स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना है। ठीक है, यह प्रतिबिंब करता है, यह प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाओं को यह क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। देखिए, परवर्ती का मतलब क्या होता है, आप लोग ध्यान दीजिए। परवर्ती मतलब पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, उस श्रेणी के अंदर आता है 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष और 6 से 11 वर्ष। देखिए, आपका डी ऑप्शन सही होगा। पूर्व बाल्यावस्था को परिवर्ती बाल्यावस्था कहते हैं और इसकी उम्र क्या होती है, 6 से 11 वर्ष। यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए,
आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होती है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? देखिए, चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना का, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सतत तथा असतत अधिगम, प्रकृति तथा पालन पोषण, बाद क्या है, वाद विवाद। देखिए यहाँ पे आपका सही होगा डी ऑप्शन, सॉरी आपका डी ऑप्शन सही होगा। ये आपका वाद विवाद क्या होगा? वाद विवाद आपका ये सही होगा। इसलिए सही होगा वाद विवाद कि यहाँ पे वाद विवाद की बात आ रही है, यहाँ पे डिबेट की बात हो रही है। तो कहीं नहीं कहीं जहाँ डिबेट होता है वहाँ पे जो बच्चे की जो सृजनात्मकताशीलता है, जो कल्पना शक्ति है, वह चरम सीमा पर होती है, उच्च स्तर पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब उच्च स्तर पर उसकी सीखने की सीमा होगी, उसका स्तर होगा, तो वहाँ पे जो सीखना होगा वह बेहतर होगा। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं। देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन आपके सीटेट में 1 नंबर पूछे जाएंगे। ठीक है, 1 नंबर पूछे जाएंगे। पार्श्वकरण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र और सहारा देना। देखिए, आप इसको क्या कहेंगे, आप इसको कहेंगे सहारा देना। जिन भी भाई का अगर ये सी ऑप्शन सही करें, ये गलत है। क्यों गलत है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने किसी कार्य में समस्या समाधान नहीं करती और फिर भी वह एक वयस्क या दूसरे साथी का मार्गदर्शन लेती है। देखिए, मार्गदर्शन लेती है यानी सहारा लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा। ये समाप्ति जो विकास का सिद्धांत है, ये आपका नहीं होगा। ये आपके तीनों ऑप्शन गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है और लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक अध्यापिका है, वह कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष या की लिखा। यह संकेत किसकी ओर करता है? देखिए, वह इस पर करता है कि वह एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करे। क्या करे? वह एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करे। अगर वो सभापति करती तो यह कहीं ना कहीं एक रूढ़िवादिता की ओर, ठीक है, लिंग विभेदता की ओर, रूढ़िवादिता की ओर मतलब अग्रसर कर रहे थे। ठीक है, सभापति या ये तो देखिए पुरुष को इंडिकेट करा, लेकिन सभा अध्यक्ष की यह क्या होते हैं, यह लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए आवश्यक है, शिक्षण के साथ साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए और शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों को तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, और यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जा सकता है, दर्ज किया जा सकता है, वह सुधार किया जा सकता है। देखिए, आपका डी ऑप्शन सही होगा। आप यह समझेंगे कि अधिगम को किस प्रकार से अवलोकन किया जाए, दर्ज किया जाए और उसमें किस प्रकार से सुधार किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार लगा लीजिएगा, जो भी फुल पत्ती लगाना हो। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? स्तर थर्ड, स्तर फोर्थ, स्तर फर्स्ट और स्तर सेकेंड। देखिए, यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो आपका फर्स्ट आंसर, सॉरी स्तर फर्स्ट। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हुआ। क्यों सही हुआ? क्योंकि जो अनुपस्थिति को जो सही अर्थ में सूचित किया जाता है ना, वो आपके स्तर फर्स्ट में सूचित किया जाता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? देखिए, यहाँ पे पूछा गया है फिर आपसे कि कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना। देखिए, बच्चों विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण करता है। देखिए, यहाँ पे कौन सा आपका कथन गलत है? ठीक है, सामाजिक प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे कही जा रही है कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पे पूछा है कौन से संदर्भ में सही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अधिगम में जो आकलन होता है वह किसके लिए आवश्यक है। ठीक है, ग्रेड व अंकों के लिए तो भाई बिल्कुल गलत है, जांच परीक्षण के लिए भी गलत है, प्रेरणा के लिए ये आपकी बात सही है कि जो अधिगम में आकलन आपका आप करेंगे कि आप मोटिवेशन करेंगे कि बच्चा कितना सीखा है, कम सीखा है कि अधिक सीखा है तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे, बच्चे को मोटिवेट करेंगे, प्रेरणा देंगे। ठीक है, पृथककरण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन के लिए। देखिए ऐसी बात भी नहीं है कि जिस बच्चे ने नंबर अच्छा लाया और जो बच्चे कम नंबर आए उनको पृथक करके ग्रुप बनाने के लिए और उस उद्देश्य के हिसाब से आप उन्हें प्रोत्साहन करेंगे। ये आकलन का ये कोई मुख्य आवश्यक ये नहीं है अधिगम में। ठीक है, यहाँ पे सही ऑप्शन इसका सी होगा कि प्रेरणा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सीटेट में 1 नंबर यहाँ से पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज करके आपको पूछा जाएगा कि प्रचलित योजना में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। देखिए जो पुरानी योजनाएं हैं अगर उसमें आप नई जानकारी जोड़ रहे हैं तो इसको आप क्या कहेंगे? ठीक है, समायोजन, साम्य धारण, आत्मसातकरण और संगठन। देखिए जो हमारी प्रचलित योजनाएं हैं, जो मतलब हम कुछ पढ़ लिख रहे हैं, जो हमारे कार्यक्रम जो मान लीजिए हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं और उसी में कोई नई जानकारी अगर उसमें हमको जोड़ा जाए तो क्या होगा कि वो हम आत्मसातीकरण कहलाएगा। ठीक है, आत्मसातकरण, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगर देखिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं जानता हूँ कि मैं 4 रोटी खा लेता हूँ। ठीक है, तो उसमें अगर 1 रोटी और आ गई तो अगर मैं उसको खा ले रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, आत्मसातकरण कर रहा हूँ। ठीक है, उसको मैं ग्रहण कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही, यहीं पे बात हो रही है आत्मसातकरण की। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है वैयक्तिक भिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से। देखिए यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि हम लोग बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि से भिन्न है। देखिए तो इसमें वंशानुक्रम का कोई बात ही नहीं हो रही है, पर्यावरण का कोई बात ही नहीं हो रही है। तो 2 ऑप्शन आपके निगेटिव, इसको आप लोग क्रॉस कीजिए। अब बचा आपके पास 2 ऑप्शन, वैयक्तिक भिन्नता और बुद्धि के सिद्धांत। तो देखिए बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यहाँ पे भिन्नता की बात कही जा रही है। ठीक है, तो यह कहीं ना कहीं आपके वैयक्तिक भिन्नता और सामूहिक भिन्नता है। ठीक है, वैयक्तिक और वैयक्तिक भिन्नता से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इसके बुद्धि के सिद्धांत से भी कोई लेना देना नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वंचित समूह के विद्यार्थी हैं उनको सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना, इसका अभिप्राय क्या है? समावेशी शिक्षा है, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा है कि अपवर्जन शिक्षा है? देखिए यहाँ पे इसको कहा कहेंगे हम समावेशी शिक्षा कहेंगे। समावेशी शिक्षा में कहा गया कि सभी को लेकर एक साथ शिक्षा देना। ठीक है, समावेशी शिक्षा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए सही तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं होता, नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम अपने आम लाइफ से भी जोड़ सकते हैं। देखिए कोई भी नाराज हो सकता है, बिल्कुल सही है, कोई भी नाराज हो सकता है, लेकिन यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं, यह संबंधित है। देखिए आपके ऑप्शन क्या दिए गए हैं, देखिए ये संवेगात्मक विकास से है, सामाजिक विकास से है, संज्ञानात्मक विकास से है और शारीरिक विकास से है। देखिए ये आपके संवेगात्मक विकास से है। क्यों विकास से है कि यहाँ पे बुद्धि की बात हो रही है, चिंतन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका संवेगात्मक विकास सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? देखिए यहाँ पे बात हो रही है किसकी, विकृत लिखावट की बात हो रही है। संबंधित लिखने की योग्यता में कमी को किसका लक्षण? देखिए यहाँ पे आपका डिसलेक्सिया करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका डिस्ग्राफिया होगा, क्योंकि विकृत लिखावट की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ यह डिस्ग्राफिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता? देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार कौन सा सिद्धांत ऐसा है कि संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन और क्रियाकलाप। देखिए यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा ना वो आपका सामाजिक अनुभव होगा, क्योंकि सामाजिक अनुभव ये क्या है, आपके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। भाषा प्रभावित करेगा, परिपक्वन और क्रियाकलाप ये तीनों क्या है आपको प्रभावित करेगा। तो ये आपके ऑप्शन गलत होंगे। क्यों गलत होंगे? क्योंकि हमको यहाँ पर निगेटिव पूछ रहा है और
हमारे पास ये निगेटिव ऑप्शन क्या है, सामाजिक अनुभव। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय देखिए नहीं। देखिए आजकल ट्रेंड चला हुआ है नहीं क्वेश्चन पूछने वाला का। देखिए अब आज का जितने भी क्वेश्चन पेपर में आपको आते हैं ना, अगर समझ लीजिए कि किसी चैप्टर में 30 क्वेश्चन है ना, तो 30 में समझ लीजिए कि आपको 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन नई वाले मिलेंगे। ठीक है, पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिनमें आप सफल हो सकते हैं, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। देखिए मैंने कहा था टैगोर केवल, ये निगेटिव आपका क्या है, ये निगेटिव इसलिए ये गलत है, और गलत इसलिए हम लोग सही करें। क्यों सही करेंगे, क्योंकि इसका अभिप्राय नहीं है। देखिए आपको चारों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं जरूरत पड़ी, क्योंकि हमको टैगोर मिल गया केवल। ठीक है, तो ये सभी ट्रिक ट्रिक अपनाएंगे, ट्रिक अपनाकर समय को बचा सकते हैं सीटेट में, और अच्छे से नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और ये क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। मैंने जितने भी ट्रिक्स बताए हैं, जितने भी टैग वर्ड बताए हैं, आप उनको ध्यान से रखिएगा, और जितने भी क्वेश्चन है आप उसमें फॉलो करिएगा। जो ट्रिक है, आप ट्रिक जो है, जो टैग वर्ड है, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि जो आपका अभ्यास है ना, वो निरंतर बढ़ता जाएगा। तो आप बेहतर ढंग से सीख पाएंगे और एनालिसिस कर पाएंगे आगे चल करके कि हमें कैसे क्वेश्चन में अपना टैग वर्ड और अपना ट्रिक अपनाना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके समय बहुत सी डेट में बहुत बचेगा। तो अगर ये क्लास आपको अगर अच्छी लगी होगी तो दोस्तों को शेयर करेंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप सभी लोग कि ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर इसमें आपका कोई व्यक्तिगत विचार हो, या किसी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत आया हो या सही हो, या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, तो कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको संतुष्ट करने की। तो ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।